अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। आगाज करेंगे हम आज उस केस का जो 190 मिलियन पाउंड अलकादिर ट्रस्ट केस के नाम से जो मशहूर है। ये कोई 54 अरब रुपए बनते हैं और ये आपको पता है कि जो एक केस था यूके क्राइम जो एजेंसी है उसने सेटल किया था और ये पैसा फिर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा हुआ था। अब उसके हवाले से विफाकी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी रजामंदी जाहिर की है कि इन 190 मिलियन पाउंड्स का क्या करना है, जो मैंने कहा कि 54 अरब रुपए बनते हैं। और शहबाज के पास इसके हवाले से स्टोरी है। कामरान, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये केस भी रहा है माजी में, इसके ऊपर डिटेल्स तो पहले आ चुकी हैं, बट असल जो इसमें मुद्दा है वो पैसे का है। ये 190 मिलियन पाउंड दिसंबर 2019 को यूके की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उन्होंने पाकिस्तान के हवाले किए थे। वो फिर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डिपॉजिट हो गए। वो पैसा अभी भी वहीं पड़ा हुआ है और ख़बर नाज़रीन ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड हैं जो उस वक्त के एक्सचेंज रेट के ऊपर 54 अरब रुपया पाकिस्तान को मिला था, वो पैसा पाकिस्तान में एक नई पब्लिक सेक्टर में एक यूनिवर्सिटी बनाने और दानिश स्कूल बनाने में इस्तेमाल होगा। ये फ्रोजन मनी थी जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास उसकी कस्टडी में है और इसकी जो कस्टोडियन है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो वज़ीर आज़म ने यह फैसला किया है कि बजाय ये पैसा वहीं पड़ा रहे, इसको एक नोबल पर्पस के लिए, एजुकेशन के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और इसके अलावा मुख्तलिफ इसमें जो स्कूल्स बनाए जाएंगे। जो स्कूल्स होंगे वो पाकिस्तान के जो बैकवर्ड एरियाज है वहाँ पे ये स्कूल्स बनाए जाएंगे। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एटलीस्ट 2-3 इजलास कर लिए हैं और कहा यह जा रहा है, जो हमारी ज़राए से बात हुई है, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है। उन्होंने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है। पब्लिक अकाउंट्स में ये मनी पड़ी हुई है, वहीं से ये यूटिलाइज होगी और ये पैसा लैप्स ना हो, इसलिए इसका जो इस्तेमाल होगा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नहीं होगा, बल्कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई जाएगी। उस व्हीकल की इसका खर्चा होगा। अमूमी तौर पर होता ही है कि किसी भी साल में अगर कोई एलोकेशन कर दी जाए तो जितना पैसा खर्च हो जाए ठीक, वरना जब माली साल खत्म होता है तो वो पैसा लैप्स कर जाता है। तो लैप्स होने से बचाने के लिए एक कंपनी बनाई जाएगी, उससे वहां से ये पैसा सारा खर्च होगा और ये मामला इंतहाई शफाफियत के साथ, चूंकि इसके ऊपर अमल दरामद करवाने का मकसद है, तो इस हवाले से 2 कमेटियां भी प्राइम मिनिस्टर ने तश्कील दी है जिसके ऊपर भी अभी कामरान बात करेंगे। बट जो बॉटम लाइन है सारे केस की कि ये जो पैसा है, जो हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है, अब उसको पब्लिक की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करने का जो है वो फैसला हुआ है। अच्छा, इसमें थोड़ी तफसील बताएंगे कि आखिर जो हुकूमत है वो इस नतीजे पे कैसे पहुंची? क्या इसके ऊपर कोई बातचीत हो रही थी, कंसल्टेशंस हो रही थी? क्योंकि पैसा तो ये हुकूमत पाकिस्तान का था और सुप्रीम कोर्ट से निकलकर आप कौमी खजाने में वैसे ही उसको जमा कर देते, जो आपके बाकी अखराजात हैं उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता था। तो इसके पीछे मंतक क्या था, क्या रीज़न थी कि इस पैसे को कहा गया कि ये लोगों की वेलफेयर के लिए और खास करके एजुकेशन एक नोबल कॉज है? एंड गिवन द फैक्ट, आपको पता है कि पाकिस्तान में आज भी जो मेरे ख्याल में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे और बच्चियां जो हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं, जिनको स्कूल में होना चाहिए, तो ये रीजन डिसीजन किस तरह ये गवर्नमेंट ने ये फैसला किया, किस बेस के ऊपर? कामरान, ये बुनियादी तौर पर चूंकि इसमें इस सारे अलकादिर ट्रस्ट का जो केस है इसमें बहुत ज़्यादा इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। इसी केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा हुई और उनकी जो बीवी हैं उनको, बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा हुई। तो एक पॉलिटिकल इसके साथ एक कंट्रोवर्सी अटैच थी। तो प्रॉबेबली लग ये रहा है कि हुकूमत ने इस पैसे का इस्तेमाल भी करने का फैसला किया। इसके साथ ही उनकी, मुझे ये लग रहा है कि उनकी शायद कोशिश हो कि इसमें जो किसी किस्म की पॉलिटिकल कोई चीज़ इन्वॉल्व ना, क्योंकि ये वजह है कि इस सारी चीज़ को ओवरसी करने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई है और उस स्टीयरिंग कमेटी के सरबराह वो खुद होंगे। उसमें प्लानिंग मिनिस्टर होंगे, इकोनॉमिक अफेयर्स के मिनिस्टर होंगे, लॉ मिनिस्टर होंगे, एजुकेशन के मिनिस्टर होंगे, चूंकि एजुकेशन से रिलेटेड स्पेंडिंग होनी है। हायर एजुकेशन कमीशन जो है उसके चेयरमैन होंगे, फिर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेक्रेटरी एजुकेशन, सेक्रेटरी जो है फाइनेंस होंगे, सेक्रेटरी प्लानिंग होंगे, चेयरमैन सीडी होंगे। तो ये इनकी एक स्टीयरिंग कमेटी क्या करेगी? जो यूनिवर्सिटी बनेगी जिसका नाम भी उन्होंने तजवीज़ किया है, दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इस्लामाबाद में ये सीडीओ को ये इन्होंने मैंडेट दे दिया है कि वो ज़मीन यहाँ पे कोई मुख्तस कर दे। उसके ऊपर फिर ये जब हो जाएगी, अलॉट हो जाएगी, तो इसके लिए कानून साजी भी करनी पड़ेगी। जब नई यूनिवर्सिटी बनती है फिर इसके कानून की जरूरत पड़ती है बनाने की। तो ये जो स्टीयरिंग
कमेटी है प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में, वो कमेटी इसकी कानून साजी को देखेगी, यूनिवर्सिटी का जो मिशन है उसका जो चार्टर होगा, जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसको डिफाइन करेगी। उसकी जो टाइमलाइन दी है इस यूनिवर्सिटी को मुकम्मल करने के लिए वो उन्होंने दी है 18 माह की। जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा और यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो 18 माह में ये सारा उन्होंने जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना। इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन दैट। अच्छा, आपने ये जो बात की है कि यूनिवर्सिटी तो इस्लामाबाद में बन रही, इस्लामाबाद में पहले भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस्लामाबाद ज़ाहिर है कि डेवलप्ड सिटी है, कैपिटल है, बट वो जो फार फरलॉन्ग एरियाज़ की बात हो रही है तो यूनिवर्सिटी तो चलें इस्लामाबाद में बनेगी, तो अभी क्या उन शहरों को या उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया गया कि कहाँ कहाँ ये जो रिमोट एरियाज़ में जहाँ पर ज़ाहिर है कि पुअर कम्युनिटीज़ रहती हैं कि इस तरह के जो दानिश स्कूल हैं वो बनाए जाएं, या अभी इस पर काम हो रहा है? इसके हवाले से भी एक उन्होंने एक्सपर्ट्स कमेटी बना दी है प्राइम मिनिस्टर ने, जिसकी सरबराही करेंगे एहसन इकबाल जो प्लानिंग मिनिस्टर हैं, वो इसकी सरबराही करेंगे। और इस एक्सपर्ट कमेटी में एजुकेशनिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जिसमें डॉक्टर एजाज नबी को इन्होंने मेंबर बनाया, अली चीमा है, जावेद गनी साहब हैं, फिर इसके अंदर जो दूसरे मेंबरान में कमाल मुनीर साहब हैं, आदिल नजम, डॉक्टर आदिल नजम मशहूर शख्सियत हैं, जानते हैं आप उन्हें, सैयद हसनैन आबदी साहब हैं, ये इसके मेंबर्स हैं, और फिर सेक्रेटरी इसके एजुकेशन के इसको वो सेक्रेटेरिएट की सपोर्ट फ्राहम करेगी। इसका ये जो होगी ना एक्सपर्ट कमेटी, ये जो मुख्तलिफ स्कूल्स बनेंगे, जो बेसिक जो चीज़ है ना स्कूल्स जहाँ पे बनेंगे, और ये उन स्कूलों को बनाने के लिए उसका सिलेबस क्या होगा, किस किस्म के वहाँ पे प्रोग्राम्स जो हैं वो टीच किए जाएंगे, ओवरऑल वो सारी चीज़ें ये कमेटी देखेगी। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है, जो एक ड्यू क्रेडिट जिसका बनता है वो देना चाहिए। वो शहबाज शरीफ साहब ने आपको पता कि 2010 में दानिश स्कूल का कॉन्सेप्ट लेके आए पंजाब के अंदर। गालिबन वहाँ पे 14 स्कूल उन्होंने बनवाए थे, जिसमें 7 थे बच्चियों के लिए और 7 स्कूल्स थे वो बच्चों के लिए थे। वही कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल यहाँ पे आ रहा है। दानिश यूनिवर्सिटी के अंदर भी प्रॉबेबली वही कॉन्सेप्ट आएगा और स्कूल्स में तो डेफिनेटली आएगा। ये जो दानिश स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके अंदर ऐसा नहीं कि कोई भी जाके एडमिशन ले सकते। नंबर 1, ये जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, मॉडर्न एजुकेशन जो है उसको इंश्योर करते हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली जो एडमिशन्स होते हैं वो मेरिट के ऊपर होते हैं। जो क्राइटेरिया है ताकि वो इसलिए कि जो डिजर्विंग फैमिलीज़ हैं, अंडर प्रिविलेज हमारी जो फैमिलीज हैं, उनके जो बच्चे हैं उनको ये मिल सके ये फैसिलिटीज़। बाकी जो डिज़र्व करते हैं वो तो आपको पता है और जगहों पे भी जाके पढ़ते हैं। इसमें एक क्राइटेरिया जैसे ये है कि जो स्टूडेंट है उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी हो, या एटलीस्ट अगर उनके एक वालिद की डेथ हो, और एक तो ये क्राइटेरिया इसका वो डिजर्विंग हो, उनके पास वो वसाइल ना हो पढ़ने के लिए। दूसरा उसका क्राइटेरिया ये है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसके अंदर एक स्कोर कार्ड होता है। उस BISP की जो रजिस्ट्री है उसमें स्कोर कार्ड में अगर वो फैमिली आती है तो फिर वो बच्चा जो है वहाँ पे या बच्ची जो है वो एडमिशन ले सकती है। इट्स अ क्वाइट गुड। आपने जिक्र किया दानिश स्कूल का, तो मुझे इत्तेफाक हुआ हाल ही में, आपने कहा कि 14 स्कूल हैं पंजाब में, तो हाल ही में एक स्कूल मेरे अपने एरिया चकवाल में ही बना है। तो आई वाज सरप्राइज्ड कि वो बिल्डिंग देख के, और भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर, यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्टेट ऑफ द आर्ट वो जो बिल्डिंग नज़र आई तो उससे मैं हैरान रह गया। और यही बात कि ये एक्सेस जो है उन्हीं लोगों के लिए कि जिनको मौका नहीं मिलता, जो लोग जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जिनके पास पैसा नहीं है। तो इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट, और अगर इस पैसे का मेरे ख्याल में इस तरीके से इस्तेमाल होगा तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि क्योंकि इसके साथ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है तो मेरे ख्याल में फिर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकेगा। ये बात ठीक है आपकी कि अगर एक नोबल कॉज है और इसमें बहुत सारे जनरली जो लोग इस कॉज को समझते हैं, और हमारे यहाँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट भी करते हैं। जितनी फिलंथ्रॉपी पाकिस्तान के अंदर थी शायद दुनिया के किसी मुल्क में होती हो, हम वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। लोग एक दूसरे का ख्याल करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में तो ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा, एहसन इकबाल जो इस एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमैन भी हैं और इस प्रोसेस के अंदर वो भी इन्वॉल्व रहे हैं, उनसे हमने रब्ता किया था प्रोग्राम करने से पहले, तो उन्होंने हमें ऑफिशियली इस चीज़ को कन्फर्म किया है कि ये फैसला हो गया कि ये जो पैसा है ये यूनिवर्सिटी बनाने में इस्तेमाल होगा और कुछ स्कूल्स उन्होंने का बनाने में इस्तेमाल होगा। और यूनिवर्सिटी जो होगी वो इंडिपेंडेंट होगी। इस बात को अश्योर करने के लिए यूनिवर्सिटी एक जो है वो ट्रस्ट के नीचे काम करेगी। इंडिपेंडेंट ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट के नीचे यूनिवर्सिटी काम करेगी। और इसमें एक और जो चीज़ नाज़रीन प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश है, जो आप डिज़ाइन के अंदर ये बिल्ट इन करेंगे जब इसका ओवरऑल प्रोजेक्ट का एक कॉन्सेप्ट नोट बनता है उसके अंदर, कि इस यूनिवर्सिटी के साथ 20 बेड का एक हॉस्पिटल भी होगा, ताकि बच्चियों के लिए अगर कोई वहाँ
यहाँ पे जो इस तरह के इश्यूज आते हैं या ये अब डिज़ाइन में देखने वाली बात होगी, क्या ये सिर्फ उसको मखसूस करेंगे जो दानिश यूनिवर्सिटी होगी उनके स्टूडेंट्स के लिए, या ये ओपन होगा, ये बात की बात है। बहरहाल एक 20 बेड का हॉस्पिटल बनेगा इस यूनिवर्सिटी के साथ, ये स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी इस्लामाबाद में, और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसके जो कोर्सेज है वो यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। एक अच्छा इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का, होपफुली ये पाया तकमील तक भी पहुंचे, क्योंकि हमारे यहाँ अब जो गुर्बत का लेवल और जितनी बेरोजगारी पाकिस्तान में हो गई है उसमें पब्लिक सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी टैक्सेशन पाकिस्तान में हो गई है, अब लोग एक सवाल करते हैं कि हाँ आपने हमसे इतना टैक्स ले लिया और बदले में हमें क्या दिया, तो बदले में इस किस्म के जो दानिश स्कूल का कॉन्सेप्ट है, दानिश यूनिवर्सिटी अब आने जा रही है, ये वो चीज़ है जो लोगों को इंकरेज करेगी कि अपने टैक्स भी पे करें, और जो डिजर्विंग फैमिलीज हैं पाकिस्तान की जो पीछे रह गई हैं फैमिलीज, उनके बच्चे ना पीछे रहें, तो इन इंस्टीट्यूशन में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान और IMF के प्रोग्राम की। क्या पाकिस्तान की इकॉनमी ऐसे ही चलेगी जैसे चल रही है, या इसमें बेहतरी के इम्कान हैं, इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इन दिनों IMF का जो एक डेलीगेशन है वो पाकिस्तान के दौरे पर है, और ये पहला रिव्यू है जो पाकिस्तान को पिछले साल के आखिर में $7 बिलियन का एक और प्रोग्राम मिला था, और उसमें ज़ाहिर है कि ये रिव्यू मिशन जब कंप्लीट होगा फिर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है, और उसके बाद फिर जो अगली किस्त है पाकिस्तान को इस प्रोग्राम की जारी होनी है। लेकिन उससे पहले ज़ाहिर है कि शहबाज देखेगा IMF के पाकिस्तान ने जो शराइत IMF ने रखी थी उनको पूरा किया है या नहीं किया। तो अभी तक ये जो दौरा है कैसा जा रहा है, कि हाउ थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग। आई एम श्योर कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह बाकी इदारे इनको ब्रीफिंग्स दे रहे हैं, तो उसमें क्या चीज़ें अभी तक सामने आई हैं? कामरान, अनलाइक इन द पास्ट जब IMF का मिशन पाकिस्तान में आता था तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती थी, गैर यकीनी कैफियत होती थी। ख़ास तौर पर जब नवंबर में अचानक IMF ने इमरजेंसी मिशन पाकिस्तान भेजा तो उस वक्त हालात लगता है ऐसा था कि ये प्रोग्राम का पहला रिव्यू भी मुकम्मल नहीं होगा। उसके बाद प्रोग्राम दोबारा पटरी पर वापस आया, प्राइम मिनिस्टर ने खुद इसकी ओनरशिप ली और बात करना शुरू की, मिनिस्ट्रीज़ को उनको थोड़ा सा उनको टाइट किया गया, तो उसके नतीजे में बहुत सारी चीज़ें फिर नवंबर ऑनवर्ड इंप्रूव होना शुरू हो गई। कुछ इनके लैप्सेस हुए हैं डेफिनेटली हुए, जिसके लिए कुछ वेवर भी लेना पड़ेंगे, लेकिन अभी तक अगर आप एक हफ्ते की टॉक्स की बात करें, एक तो ये जो पहली फेज होती है ना ये टेक्निकल किस्म की होती है, इसमें डाटा एक्सचेंज होता है, बहुत ज़्यादा जो हार्ड इश्यूज होते हैं ना उनके ऊपर उस तरीके से नेगोशिएशन नहीं होती, वो सेकंड स्टेज में अगले हफ्ते से शुरू होगा। बट अभी तक बॉडी लैंग्वेज IMF की पॉजिटिव है, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस उन्होंने इनिशियल रिमार्क्स दिए हैं, हतमी नहीं, सारी चीज़ हम जराए से रिपोर्ट कर रहे हैं, वो इतने कोई एडवर्स नहीं है। पावर सेक्टर जो कभी किसी दौर में बहुत बड़ा एक इशू होता था पाकिस्तान के लिए, एटलीस्ट उसमें जो है जो उनके पहले 6 माह के अहदाफ थे वो हासिल हुए। लेकिन ये ज़रूर है कि अगले जो 6 माह के अहदाफ हैं, ख़ासतौर पर जो जनवरी और फरवरी का सर्कुलेट के कुछ नंबर्स सामने आ रहे हैं, उसके ऊपर IMF ने कुछ तशवीश का इजहार किया है, बट वो ऐसा मसला नहीं है जिससे कि प्रोग्राम के अंदर रुकावट बन जाए। इसी तरीके से आपका FBR, उसके ऊपर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे, वो भी एक इशू के माजी में रहा है। चीज़ें बाय एंड लार्ज स्मूथली प्रोग्रेस कर रही हैं। जो बहुत बड़ा फैक्टर है कि ओवरऑल जो माजी में हमने देखा पिछले 2-3 साल में कि जब भी IMF के साथ प्रोग्राम निगोशिएट हम कर रहे थे तो हमारे ऊपर एक दिवालिया होने की तलवार भी लटक रही होती थी। लेकिन इस वक्त जो ऐसा नहीं है कि तमाम हमारे मसाइल हल हो गए हैं, बट जो हम पहले भी बात करते आ रहे थे कि एक रिलेटिव स्टेबिलिटी है, कोई उस तरह की अर्जेंसी नहीं है। आपका मतलब एक्सचेंज रेट हो, आपका करंट अकाउंट का खसारा हो, सारे मामलात जो हैं अपेरेंटली रिलेटिव स्टेबिलिटी, तो शायद वो भी एक फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है जरा ज्यादा स्मूथ नेगोशिएशंस में। तो जो असेसमेंट दी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, मसलन क्या आउटलुक है हमारी इकोनॉमी की इस देखिए इस साल का एक मिक्स एक परफॉर्मेंस बन रही है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ का हदफ था वो 3.6% था, वो हदफ हुकूमत मिस करेगी, ये IMF को बता दिया गया है। जो GDP ग्रोथ रेट इनका ख्याल तक 3.6% तक जाएगा, उसके मुकाबले में अभी जो इन्होंने IMF को बताया कि ऑप्टिमिस्टिकली 3.1% तक इस साल ग्रोथ रेट रहेगा। और आपको पता है कि जो पहली छमाही थी उसमें 1% भी ग्रोथ रेट नहीं आई थी। तो ये अगर कम ग्रोथ रेट है, एनी रेट विच इज़ बिलो 6%, वो आपकी फिर जो है मुल्क के अंदर बेरोजगारी और महंगाई में कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन पाकिस्तान का मसला ये है क्योंकि हमारे जो फंडामेंटल मसाइल अभी भी अपनी जगह पे खड़े हैं, हम 3-4% से ज़्यादा ग्रो कर ही नहीं सकते, तो ये साल इसी लिहाज से रहेगा। डॉक्टर हफीज़ पाशा ने इसी हफ्ते एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि जो बेरोजगारी है पाकिस्तान में वो बढ़कर
2023 में कामरान 22% तक हो चुकी है। ये कभी 7-8% होती थी। इतनी ज़्यादा बेरोजगारी पाकिस्तान में बढ़ गई है। 22% इज़ वेरी हाई नंबर। ये 22% पूरी पॉपुलेशन का नहीं होता, ये 22% वो लोग जिनको नौकरियां चाहिए होती। हर 5 में से एक बंदा जो मार्केट में जॉब लेने जा रहा है उसको जॉब नहीं मिल रही। तो इसलिए आप देख रहे हैं ना कि पाकिस्तानी माइग्रेट कर रहे हैं गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर। लेकिन यहाँ पर एक वजाहत भी कर दें कि आप ये कह रहे हैं कि जो इस साल जो हमारी ग्रोथ रहेगी वो 3.1% रहेगी, 3.6 का पहले कहा जा रहा था। ये भी कह रहे हैं कि हमें जो नंबर बेरोजगारी और चीजों को एड्रेस करने के लिए एटलीस्ट 6% की ग्रोथ चाहिए। बट लेकिन मैं जो कहने लगा हूं कि इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसका ये एम्बिशन भी है कि हमने इतनी ग्रोथ अचीव करनी है, क्योंकि इस वक्त तो हम स्टेबिलिटी के फेज में है ना। स्टेबिलिटी के फेज में हुकूमत के ऊपर दबाव जरूर है कि आप स्टेबिलिटी के फेज से बाहर निकले, लेकिन अभी तक प्राइम मिनिस्टर इसको रेजिस्ट कर रहे हैं और राइटली रेजिस्ट कर रहे हैं। अगर अगले साल का भी जो इन्होंने IMF को बताया ग्रोथ रेट का, इनका ये ख्याल है कि 4.5%, 4.5% शायद हदफ रखेगी हुकूमत अगले साल के लिए। ये बहुत ही टेंटेटिव नंबर है, अर्ली स्टेज का नंबर है, क्योंकि इसके बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल अप्रूवल करती है, उसके बाद ये जो टारगेट है वो फाइनल होता है। अभी भी जो हुकूमत ने 3.1% इस साल का भी बताया, उसके ऊपर IMF के क्या व्यूज हैं, क्या इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, वो अगले हफ्ते इनको बताएंगे। भी इन्होंने बताया यूजुअली जो पाकिस्तान के क्रॉनिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उसमें जब आप IMF के प्रोग्राम में भी हों, आपने करंट अकाउंट का जो खसारा है उसको भी मैनेज करना है, तो वो कौन सा एक ग्रोथ जो है वो यूजुअली एक्सेप्टेबल होता है कि हाँ ये रीजनेबल है, इकोनॉमी बहुत ज्यादा गिर भी नहीं रही बट उस तरीके से इंपोर्ट लेट भी नहीं है कि चीजें सारी खराब हो जाए। अब 4% के आसपास ग्रो करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है इन हालात के अंदर, लेकिन 4% के साथ इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन तो रहती है। लोगों की जो उनके जो हालात हैं ना वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर दो अच्छी चीजें भी हैं, उसमें एक के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड है, बट जो प्राइमरीली जो अच्छी चीज जो महंगाई बढ़ने की रफ्तार है वो हदफ से बहुत कम रहेगी। इनका हदफ था 12% तक महंगाई बढ़ने की रफ्तार इस साल होगी। उसके मुकाबले में आपको पता है कि पहले जो 8 माह के नताज हैं सिर्फ 6% भी उसमें महंगाई बढ़ने की इशारा नहीं है। ये मैं एवरेज की बात करूं, वैसे तो 1.5% पे इन्फ्लेशन रेट आ गया है। IMF को यह बताया गया है कि इस साल जो इन्फ्लेशन है उसके बढ़ने की जो रफ्तार है वो 6 से 7% के दरमियान रहेगी, तकरीबन हदफ से भी हाफ होगी। स्टिल पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये एवरेज नंबर होता है और एक बास्केट का नंबर होता है। तमाम जो पाकिस्तान में अशिया बिक रही होते हैं उसका ये नंबर नहीं होता, इसलिए आप बहुत जगह पे आप लोगों को ये कहते सुनते कि हमने ये चीज़ खरीदी, ये तो इतनी महंगी थी, तो पिछले साल से भी इतनी ज़्यादा महंगी थी। वो ये एक वजह उसकी ये हो सकती है कि प्राइस एवरेज आउट हो जाती है, और दूसरा हो सकता है वो बास्केट के अंदर शामिल ही ना हो। जो चीज़ अच्छी है और उसका नुकसान भी है वो है करंट अकाउंट का खसारा जो है। करंट अकाउंट इनका ख्याल है कि बैलेंस में बाय एंड लार्ज रहेगा। पिछले साल आपको पता है $1.7 अरब का खसारा हुआ था, जो IMF को अभी बताया गया है कि $140 मिलियन से लेके हार्डली $500 मिलियन तक का खसारा होगा, विच इज़ निगलिजिबल, और आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल एक बैलेंस के करीब करीब है। तो बट ये जो खसारा है ये हासिल इतना कम जो है ये कैसे? थोड़ा सा लोगों को कॉन्टेक्स्ट भी बताना होगा कि 2019 में $18-19 बिलियन तक हमारा, और फिर ये जो 22 में भी एक्सप्लोड कर गया था ना, आखिरी साल भी जो PTI का था उसमें भी ये बढ़ गया। अगर वो देखें और अब देखें तो ये कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल और बैलेंस से आप इसको कह सकते हैं। इसकी प्राइमरीली इन्होंने इसमें किया यही है कि जो इंपोर्ट्स हैं उसको इन्होंने कंटेन किया हुकूमत ने। हुकूमत के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि सिवाय इसके इंपोर्ट्स करो, कि अब उसका नुकसान इंडस्ट्री को होता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो लोकल इंडस्ट्री है जो फिनिश गुड्स यहाँ बना रही है उसके लिए भी जो दरामदी रॉ मटेरियल है वो इस्तेमाल होता है। अगले साल के लिए भी कामरान इन्होंने जो करंट अकाउंट का जो खसारा बताया हुआ है वो तकरीबन $3 अरब इसका इनका ख्याल है कि अगले माली साल में होगी, जो 0.7% है पाकिस्तान की इकॉनमी के साइज के बराबर। $3 बिलियन का अगर आप करंट अकाउंट का डेफिसिट अगले साल का देखें और 4.5% का ग्रोथ का इनकी एम्बिशन देखें, तो लगता है कि अनलाइक दिस ईयर जहां पे बिल्कुल हर चीज को इन्होंने जकड़ के रखा हुआ है, थोड़ा सा हुकूमत शायद इकॉनमी को अगले साल ग्रो करवाएगी। अब लोग उस पर खुश होंगे या नहीं होंगे बात की बात है कि इंप्लीमेंट भी होगा या नहीं होगा, लेकिन ये चीज अभी एक्सचेंज की गई है। बट इसमें जो ग्रोथ के अंदर एक चीज कामरान हाईलाइट करने वाली है जिसके ऊपर ज्यादा बात नहीं होती, वो पाकिस्तान का ज़राई शोबा है। अभी भी जो फंड को बताया गया है कि 1.3% एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ होगी, ये नंबर कोई अच्छा नहीं है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर हमेशा पाकिस्तान की इकॉनमी की बैकबोन भी रहा है, सबसे ज़्यादा नौकरियां भी यही देते हैं और पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी की गारंटी भी यही है। लेकिन जो सबसे बदतरीन हालत है ना वो एग्रीकल्चर के शोबे की है, मोर देन इंडस्ट्री में फिर भी नेगेटिव है, लेकिन उनका कोई ना कोई काम चल जाता है। इनके तो बहुत बुरे हालात हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के, और बहुत बड़ी वजह उसकी अदर देन द एक वेदर फैक्टर तो है।
जो हुकूमत की गलत पॉलिसी हैं, जो इन्होंने प्री मेच्योरली एग्रीकल्चर सपोर्ट प्राइस को इन्होंने ख़त्म कर दिया, कोई उसमें डेडलाइंस नहीं दी, इन्होंने गंदम की खरीदारी नहीं की प्री मेच्योरली, हालांकि IMF ने इनको कहा था 2026 में आपने इंप्लीमेंट करना है, उन्होंने इसे 1.5-2 साल पहले ही इंप्लीमेंट कर दिया। ये एक फैक्टर है। और इस वक्त जो हालत है गंदम की, गंदम का आपको पता है पिछले साल हमारी बम्पर क्रॉप हुई थी, 31.4 मिलियन मैट्रिक टन की गंदम हमने पैदा की थी। इस साल का इनका हदफ कोई 28 मिलियन टन के करीब है, लेकिन जो अब इंटरनल इनके एस्टिमेट्स आना शुरू हो गए हैं, अभी गंदम तो एक्चुअल नंबर्स हमें पता चलेंगे 1 माह के बाद, बट जो इनके एस्टिमेट्स इंटरनल आना शुरू हो गए हैं कि 25.5 मिलियन टन से 26.5 मिलियन टन गंदम पैदा होगी। ये कोई नंबर ठीक नहीं है। ऑन एन एवरेज हमारी जो कंजम्पशन है वो 28 से 30 मिलियन मैट्रिक टन के ऊपर डिपेंड करती है, उसमें कुछ अफगानिस्तान की नीड्स भी शामिल हो जाती हैं। जो इसी हफ्ते काबीना की ओपन मीटिंग थी, उसमें जो मिलिट्री का एक इनिशिएटिव है, इसका ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव, जो ग्रीन पाकिस्तान वाला उनका प्रोजेक्ट है, उनके जो DG है, डायरेक्टर जनरल उस कंपनी के, मेजर जनरल रिटायर्ड शाहिद नज़ीर, उन्होंने वहाँ पे ये कैबिनेट को तो ये बताया कि इस साल भी पाकिस्तान में बम्पर क्रॉप होगी गंदम की। अब पिछले साल 31.4 मिलियन टन थी, इस साल गंद होती है या नहीं होती। बट एक और जो चीज़ जो सफ़र कर रही है वो कॉटन की फसल है। कॉटन भी पिछले साल हमारी जो प्रोडक्शन थी वो तकरीबन 1 करोड़ जो बेल्स थी उनकी प्रोडक्शन थी, इस साल जो है वो 70 लाख पे आ गया है, 30% उसमें कमी आई है। और हमारी जो नीड्स हैं वो 12 से 13 मिलियन की, तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख तक की नीड्स हैं। और फिर जो गैप होता है, या तो फिर आपकी प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है, फिर अगर एसेंशियल इंपोर्ट उसको यूज करना तो फिर वहां से इंपोर्ट होती है, जो कि आपके फिर करंट अकाउंट के ऊपर जो कॉटन की आपकी प्रोडक्शन है उसमें मुसलसल कमी आ रही है। और ये वो एरिया है, क्योंकि अगर आपकी ये शॉर्टफॉल होता है तो जाहिर है कि फिर आपको डॉलर्स चाहिए, आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है जो कॉटन, और कॉटन इंपोर्ट करते हैं तो फिर जो आपका डॉलर का जो जाहिर है कि इनफ्लो है वो भी फिर डिस्टर्ब होता है, क्योंकि अगर रेमिटेंसेज आपकी एक्सपोर्ट्स कुछ बेहतर हो रही हैं, करंट अकाउंट का खसारा जो है, करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो आपका बेहतर है, बट वो पैसा फिर यहाँ से निकल जाता है। तो इसलिए ये एग्रीकल्चर के अंदर भी जो ग्रोथ है वो भी इंतहाई ज़रूरी है, ताकि ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि क्या IMF जो है वो अब कंसिडर कर रहा है, उसको रियलाइजेशन हो रही है जो इस माली साल का टैक्स का हदफ रखा था कि उसको अब अचीव नहीं किया जा सकता। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। जो इस माली साल का हदफ रखा था हुकूमत पाकिस्तान ने टैक्स कलेक्शन का, तो जो मायरीन थे वो ये कह रहे थे कि ये हदफ हासिल करना मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद IMF और गवर्नमेंट शायद बज़िद थे कि नहीं इसको अचीव किया जा सकता है। लेकिन ऑलरेडी जो इस माली साल में जितने नंबर्स आए हैं तो शॉर्टफॉल जो है वो बढ़ता जा रहा है, और शहबाज अब IMF भी एतराफ़ कर रहा है कि ये उनसे गलती हुई है कि ये जो टारगेट रखा था ये थोड़ा अनरियलिस्टिक था। तो डज दैट मीन कि उसमें कुछ रिवाइज करने का प्लान है अब IMF का या गवर्नमेंट को? इस पे तो कामरान बाद में बात करते हैं। वेरी ब्रीफली एक चीज़ जो हम ब्रेक से पहले बात करना टाइम ब्रेक पे चले गए थे, वो रेमिटेंस का नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और इसकी आजकल पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी बनती जा रही है, क्योंकि PTI की ये एक उन्होंने एक अपील की हुई है कि रेमिटेंसेज का जो है वो लोग बाइकाट करें। अभी तक उसमें एक्सेप्शनल ग्रोथ आ रही है रेमिटेंसेज में। 8 माह का नंबर बहुत ही गालिबन 7 माह का नंबर अभी तक आया है, बहुत अच्छा उनका नंबर रहा है। अब इस पूरे साल में जो हुकूमत ने IMF को बताया कि रेमिटेंसेस 36 से 37 बिलियन डॉलर्स रहेंगी, जो कि डबल डिजिट की ग्रोथ है। इसका मतलब ये है कि इस एस्टिमेट का कि जो PTI की जो अपील है रेमिटेंस के बाइकआउट की वो इफेक्टिव नहीं है। और ये मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि अपील नाकाम होगी। क्यों होगी? कि रेमिटेंस जो है वो इमरान खान साहब के लिए या शहबाज शरीफ साहब के लिए नहीं भेजे जाते, वो लोग अपने प्यारों को भेजते हैं उनके लिए, उनकी जो जरूरियात को पूरी करने के लिए। जो वो काम उनको नहीं करना चाहिए, अगर वो ना करो, अपील की बात है, तो फिर वो जो इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट का एक पेपर भी है ना वो इसका इनके मेरा ख्याल पाकिस्तान समथिंग उसका नाम है, जिसके अंदर जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स के अंदर वहां पे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो हुकूमत के अहदाफ उससे भी ज्यादा आ रही है। तो वहां पे 7% से 11% सूद है, वो तो कमा रहे हैं, वो वाली चीज ऑप्शनल हो सकती है, रेमिटेंस ऑप्शनल नहीं है। अब आ जाते हैं आपके सवाल के ऊपर। देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं और एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि हदफ जो है वो हासिल नहीं होगा। टैक्स कलेक्शन का 12,970 अरब रुपया, जिसको हासिल करने के लिए 1,300 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस भी लगाए गए, और ज़्यादा कमर तोड़ेगी सैलरीड क्लास की। उसके बाद जो इनकी 2 मुलाकातें कम अज़ कम जो इस हवाले से डिस्कशन हुई, वैसे तो इनके इजलास ज़्यादा हुए IMF के और FBR के, उसमें यह बात वाज़ी हो गई है
कि 12,970 अरब तो हासिल नहीं होगा, 606 अरब का शॉर्टफॉल तो ऑलरेडी आ चुका है। IMF का ये ख्याल है कि अभी भी जो है वो पाकिस्तान जो कलेक्शन कर सकता है वो तकरीबन 12,480 अरब रुपए की कलेक्शन अभी भी जो है वो FBR कर सकता है, और FBR का ख्याल है कि 12,300 अरब रुपए के करीब। तो इसमें बॉटम लाइन ये है कि हदफ हासिल नहीं होगा, IMF ने अपनी गलती मानी है, अब हदफ जो है वो रिवाइज होने जा रहा है। अब रिवीजन की कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1 कि अगर आप इधर से कुछ 450 अरब की कटौती कर देते हैं या तो फिर ये इसको ऑफसेट किधर से करेंगे। जो मेरे ज़रिए से बात हुई है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का ख्याल है कि जो प्राइमरी बजट सरप्लस का हदफ है 1% का या 1240 अरब रुपया बजट सरप्लस होना चाहिए कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी करने के बाद। तो वजारत खजाने की यह ख्वाहिश है कि फिर वो 1240 अरब रुपए का जो हदफ है उसको कम किया जाए, क्योंकि हमारे पास अखराजात में कटौती की गुंजाइश नहीं है। लेकिन हो सकता है कि अगर वहाँ पे IMF उस हदफ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता तो फिर वजारत ख़जाना को अखराजात में कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि मिनी बजट इस स्टेज के ऊपर वज़ीर ख़जाना ने ऑन द रिकॉर्ड मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मिनी बजट तो अभी नहीं सोचा जा सकता इस हवाले पे, क्योंकि अभी एक तो टाइम भी नहीं है, मार्च का महीना चल रहा है, जून में वैसे नया बजट आ जाना है और पहले लोग इतनी बुरी तरीके से मुतासर हुए हैं। तो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो तरक्याती बजट है उस पर कटौती लग सकती है। कुछ और ऐसे खानों के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पैसे रखे होते हैं, वहाँ पे शायद कुछ निकालने पड़ जाएं, और कुछ पावर की सब्सिडीज में कुछ 50 अरब की वहाँ पे। बट ये जो हदफ हासिल नहीं हो रहा है FBR का, उसके अंदर जो FBR ने तजवीज़ दी है IMF को, एक तो उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमी जो है हदफ से कम ग्रो कर रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रो नहीं कर रही, महंगाई भी हदफ से कम रही है, तो सारे फैक्टर्स की वजह से सिर्फ उन्होंने कहा कि तकरीबन 440 अरब रुपए का FBR को कम टैक्स इकट्ठा हुआ है पहले 8 माह के अंदर। और आगे हम ये उन्होंने कहा ये ट्रेंड आगे चेंज हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये जो FBR का जो पर्सपेक्टिव है रियलिस्टिक है, जो ये बता रहे हैं कि जाहिर है कि एक लिंक है ना, आपकी टैक्स कलेक्शन आपने इतनी रिकॉर्ड हाई रखी है, ग्रोथ आपकी हो नहीं रही, क्योंकि जब लोग पैसा बनाते हैं तो फिर उस पर फिर टैक्स आप देते हैं, इनकम आपकी जितनी ज़्यादा होगी, मुनाफा आपका जितना ज़्यादा होगा उतना रियासत को फ़ायदा होगा। तो इकॉनमी अगर आपकी चल ही नहीं रही और आप कहते हैं कि मैक्सिमम लोग टैक्स दें, तो कैसे दें? असल में कामरान बात ही यही है, ये कहते हैं कि इकॉनमी रोको टैक्स ले लो, और जो इकोनॉमिक थेरीज हैं और जो सेंसिबल लोग हैं वो ये कहते हैं इकॉनमी चलाओ टैक्स खुद ही आ जाएगा। तो ये दोनों बातों में बड़ा फर्क है। बहरहाल अंदाज़न 1300 अरब रुपए का टैक्स लगाया गया था बजट में, जो IMF को हुकूमत ने खुद अब बताया है कि 1300 अरब के जो इजाफी टैक्सेस लगाए गए थे उसमें से भी कोई 540 अरब रुपया इकट्ठा नहीं होगा। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। इंटरेस्टिंगली एक वजह उन्होंने इसमें यह भी देखो, कुछ कैलकुलेशन एरर का भी उन्होंने जिक्र किया है। बहरहाल जो भी हो, और कोई सेक्टर टैक्स दे या न दे, तनख्वाहदार तबका दे रहा है, जिसने 7 माह में 100 अरब रुपया इजाफी दिया है। ताजरों से कोई प्रोग्रेस नहीं है, होलसेलर से कोई प्रोग्रेस नहीं है। बॉटम लाइन यही है कि जी जो एक ही क्लास है वो है जो है सैलरी क्लास, जिसके ऊपर बोझ है। अगर टैक्स टारगेट रिवाइज हो जाता है तो अभी भी थोड़ा सा एक तो FBR के ऊपर प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाएगा, और दूसरा ये कि लोगों के ऊपर एक खाम खा के इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा। वरना अगर IMF इंसिस्ट करता है कि जो टारगेट ओरिजिनल उसी पे आप स्टिक करें तो फिर शायद वो इजाफी इकदाम के बगैर मुमकिन ही है, जिसके इन हालात में इसके कोई चांसेस नहीं लग रहे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की। स्टे विद अस। के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल हुकूमत पाकिस्तान ने एक अहम फैसला लिया है। वैसे तो ये नवंबर 2023 से पाकिस्तान ने एक क्रैकडाउन शुरू किया था तमाम वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं, और उसमें सबसे बड़ी तादाद जो अफगान शहरी हैं उन्हीं की थी। लेकिन पाकिस्तान ने उस मरहले में जिनके पास अफगान सिटीजनशिप कार्ड था या जो UNHCR के साथ रजिस्टर्ड रेफ्यूजीज थे, और या तीसरे वो थे जो जिनको अमेरिका या बाकी यूरोपीय मुल्कों में उन्होंने जाना था, तो उनको उन्होंने स्पेयर किया था। लेकिन कल की जो स्टेटमेंट सामने आई है वजारत दाखिला की तरफ से, उसमें अब उन्होंने इस दूसरे मरहले के अंदर जो अफगान सिटीजनशिप कार्ड होल्डर्स हैं उनको डेडलाइन दी है 31 मार्च तक की, कि 31 मार्च तक वो रज़ाकाराना तौर पर अपने मुल्क अफगानिस्तान वापस चले जाएं। अगर नहीं जाएंगे तो 1 अप्रैल से फिर उनको ज़बरदस्ती उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा। और साथ ही पाकिस्तान ने यह वाज़े किया है कि हमने बहुत मेज़बानी कर ली है जो हमारे अफगान बहन भाई हैं, और मज़ीद हम उनकी मेज़बानी नहीं कर सकते।
अब शहबाज इसमें जो सबसे अहम सवाल है, फैक्टर्स क्या हैं जो असल बात है ना कि ये फैसला अभी इस वक्त स्टेज पे क्यों हुआ है? देखें, ये जो फैसला है बहुत अरसे से, बल्कि चंद हफ्तों से इस पर बात तो बहुत ज़्यादा हो रही थी कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ऑलरेडी फैसला ले चुकी है, सरकारी सतह पर इसकी तस्दीक नहीं की जा रही थी। उसमें एक फैसला तो ये भी किया गया है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितने जो लोग गैर कानूनी तौर पर हैं या इस तरह के जो लोग हैं उनको पहले तो रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर निकाला जाए और फिर उनको अफगानिस्तान वापस भेज दिया जाए। इसके ऊपर हमने देखा कि जो अफगानिस्तान के चार्ज डी अफेयर हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर कुछ अर्सा पहले स्टेटमेंट्स भी दिए, यूएनएचसीआर के लोगों से भी मिले, यूएनएचसीआर ने भी अपने कंसर्न शो किए। पाकिस्तान ने इस पर कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं ली थी, लेकिन कल जो पाकिस्तान ने वाज़ेह पॉलिसी ली है तो इसका मतलब है कि उसके जो रीजंस हैं, एक तो सबसे बड़ी रीजन कि आपके जो ताल्लुकात हैं इस वक्त अफगानिस्तान के साथ, दूसरा पाकिस्तान ये कहता है कि अब तो अफगानिस्तान में खाना जंगी तो नहीं है, अफगानिस्तान में हालात बेहतर हो गए, अफगान तालिबान की गवर्नमेंट भी कहती है सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर है, मैशत भी वो कहते हैं ठीक चल रही है, और हमने इन लोगों को आर्जी तौर पर बना दी थी। फिर तीसरा फैक्टर ये है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाकयात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि उसमें ये जो अफगान मुहाजिरीन है इनकी आड़ में दहशतगर्द आते हैं। बन्नू छावनी पर जो हाल ही में दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या हुआ, उसमें पाकिस्तान कहता है कि अफगान शहरी मुलविस पाए गए, और ये मिलकर जो सारे फैक्टर्स हैं उसकी वजह से अब पाकिस्तान ने ये फैसला किया। एंड ओवरऑल एक और फैक्टर भी इसके अंदर है कि पाकिस्तान का ये ख्याल है कि हमने जो अफगान हैं, अफगान शहरी हैं, उनको इतने अरसे अपने यहाँ पनाह दी, उनके साथ इतना अच्छा सलूक किया, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं आज भी पाकिस्तान को गाली देते हैं। तो पाकिस्तान के बारे में हेट्रेड है इतनी ज़्यादा। तो और वैसे मैंने ये भी नोट किया है कि अब पाकिस्तान की आवाम के अंदर भी ये जो गवर्नमेंट ने फैसला किया है, मेजॉरिटी जो लोग हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बिल्कुल इन लोगों को आप वापस भेजें, क्योंकि इन्होंने हमारी नौकरियों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं। ये यहाँ पर कुछ लोग तो ये भी शिकायत करते हैं कि इतने ये स्ट्रांग हो गए हैं कि अगर आपका इनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो ये आपको मेरे ख्याल में ग्रुप में मारते हैं, ग्रुप में आपको ये करते हैं। तो ये जो ट्रेंड है वैसे ओवरऑल अगर आप देखें ना पूरी दुनिया में यही हो रहा है कि एंटी जो इमिग्रेंट्स के लोग कहते हैं कि नहीं। कामरान, इसमें एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने, चूंकि इसमें कोई शक वाली बात नहीं, जितनी कुर्बानियां पाकिस्तान ने इस हवाले से दी अफगानिस्तान की जंग की शायद ही किसी और कौम ने दुनिया में दी हो। हमारे पास वसाइल नहीं थे, फिर भी हमने इनकी मेज़बानी की। और इसका एक और भी रुख है, वो रुख ये है कि हमारे पाकिस्तानी इसी तरीके से गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर जाते हैं, वहाँ जाके नौकरियाँ करते हैं। ये हमेशा एक ह्यूमैनिटेरियन सवाल जो है वो एट द एंड ऑफ द डे खड़ा हो जाता है कि किनको आप मुल्क से निकालें और किनको ना निकालें। बट इसके अंदर क्या कोई इकोनॉमिक फैक्टर इस कॉन्टेक्स्ट में भी है कि इनकी फंडिंग जो है, कुछ जो अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में रह रहे थे वो यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन कर रही थी, तो क्या वो फंडिंग बंद हो गई थी या अभी भी चल रही थी? देखें, जो फंडिंग, एक तो अमेरिका ने जो फॉरेन एड अभी तक तो मुअत्तल की हुई है, अब इसमें जो फॉरेन एड में भी आपको पता है कि यूएनएचसीआर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये मेजर कंट्रीब्यूटर हैं जो रेफ्यूजीज के लिए भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें जो असर पड़ा है, जो फॉरेन एड की जब उन्होंने बात की है, तो उसमें फिर जो यूएनएचसीआर की फंडिंग करता था अमेरिका, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की फंडिंग करता था, उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर जो है वो अमेरिका है। तो वो एक इनडायरेक्टली वो मुतासर तो हो रहे हैं, ये भी उसके अंदर एक फैक्टर है। लेकिन आई थिंक जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, जो पाकिस्तान की एक ओवरऑल पॉलिसी है रिगार्डिंग अफगानिस्तान, कि पाकिस्तान ने कहा है कि एनफ इज एनफ, कि हमने इन अफगानिस्तान के लिए इतना कुछ किया और ये लोग अपने यहाँ पाकिस्तान के दुश्मनों को पनाह देते हैं और हमारे मुतालबात के बावजूद ये कार्रवाई नहीं करते, तो फिर पाकिस्तान कहता है कि हम आपके साथ इतना भला क्यों करें। तो उसमें ये ज़रूर हो रहा है कि ये बात भी बिल्कुल लेजिटमेट है कि बहुत से जो अफगान शहरी जो 40-40 साल से यहाँ पर रहते हैं, जिनकी पैदाइश यहाँ की है, अब उनका तो कसूर नहीं है कि अगर काबुल में बैठे पाकिस्तानी कार्ड्स होंगे, उनका क्या स्टेटस होगा? पाकिस्तानी कार्ड्स तो एक जो देखें, एक बात याद रखें कि जो भी लोग इवन 79 के बाद भी जब यहाँ पर आए थे तो किसी को पाकिस्तान ने नेशनैलिटी नहीं दी, किसी ने पैसे दे करके वो नेशनल बन गया, पासपोर्ट है उसके पास, वो तो अलग बात है। उनका स्टेटस आज भी एक रेफ्यूजी का है, क्योंकि और उसमें फिर पाकिस्तान ये आप बात करें अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की बात। ये दो तरह के अफगान सिटीजन कार्ड का मतलब ये है कि जैसे आपका नेशनल आईडी कार्ड है, कम से कम आपको पता है कि उसका रिकॉर्ड मौजूद है। फिर इसमें 8 लाख लोग हैं, ये 8 लाख लोग कहते हैं, कोई एग्जैक्ट नंबर भी इसका नहीं पता। फिर इसमें 1.3 मिलियन जो हैं ये वो लोग हैं जो पुराने यहाँ पर थे, जो यूएनएचसीआर के साथ रजिस्टर्ड हैं। फिलहाल उनको तो हम टच नहीं कर रहे, बट इवेंचुअली पाकिस्तान का प्लान यही है कि इन लोगों को भी वापस भेजा जाएगा। इसमें एक और जो पाकिस्तान बड़ा आम नुक्ता कहता है, यूएनएचसीआर तो ये इशू उठाता है,
पाकिस्तान 1951 का एक रेफ्यूजी यूएन का कन्वेंशन है, पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी नहीं है। मीन के पाकिस्तान पर ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि हम किसी को अगर कोई पनाह लेना चाहता है तो उसको हर सूरत में इंटरनेशनल जो कन्वेंशन के तहत पनाह दें। वो पाकिस्तान ने वॉलंटियर किया था, तो पाकिस्तान ये भी प्ली ले रहा है कि हमारे पे ऑब्लिगेशन नहीं है, हमने रजाकाराना तौर पर किया था, लेकिन अब ये बोझ जो है हम नहीं उठा सकते। और उसमें जो एक और जो पाकिस्तान के ऊपर एक बोझ आ भी रहा है, जो कम अज कम 20-25 हज़ार तो लोग कंफर्म हैं जो अफगान जिन्होंने जाना था, स्पेशल इमिग्रेशन वीज़ा मिलना था अमेरिका का। अब वो जो अमेरिकी सदर ट्रंप है उन्होंने वो प्रोग्राम भी मुअत्तल कर दिया और पाकिस्तान को ये खदशा है और उनको अच्छी जगहों पे रखा गया है। वो सारे लोग इस्लामाबाद में रह रहे हैं, ठीक है, और उनकी फंडिंग अच्छी खासी एम्बेसी है वो कर रही थी, वो पाकिस्तान तो नहीं दे रहे थे, लेकिन अब क्योंकि फॉरेन फंडिंग फिलहाल वो भी मुअत्तल है तो पाकिस्तान का ये है कंसर्न कि वो लोग वो भी ऐड हो जाएंगे। तो पाकिस्तान ने कहा है कि हम इन लोगों को भी फिर अफगानिस्तान वापस भेजेंगे। अब और 31 मार्च की डेडलाइन है, 31 मार्च की डेडलाइन दी है पाकिस्तान। ये दोनों के लिए, अफगान सिटीजन कार्ड वालों के लिए भी और जो उनके लिए, जो दूसरों के लिए तो वो तो सितंबर 2025 की एक जो अग्रीमेंट पाकिस्तान ने किया था। और जो सिक्योरिटी पाकिस्तान का कहना है कि उससे हाँ ये जो अफगान सिटीजनशिप कार्ड है ना, ये उनके लिए 31 मार्च तक की डेडलाइन है, वो यहाँ से चले जाएं, अदरवाइज उनको बाय फोर्स जो है वो भेज दिया जाएगा। दूसरा, इसमें जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात की बात करें तो टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा है इस वक्त, और इस वक्त ये हालत है कि 15 रोज़ हो गए हैं तोरखम जो की बॉर्डर क्रॉसिंग है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वो बंद है, और अभी तक कोई लग भी नहीं रहा कि इम्कान है कि ये जो बॉर्डर है इतना जल्दी खुलेगा, क्योंकि ना सिर्फ ये बॉर्डर बंद है बल्कि ऑन एंड ऑफ दोनों अतराफ से झड़पें भी हो रही हैं। पाकिस्तान का ये कहना है कि ये जो बॉर्डर बंद हुआ है इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान की हुकूमत है, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि जीरो लाइन के पास आप कोई इस तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। वो बावजूद इसके कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान ने उनको मना भी किया और पिछले हफ्ते एक मौके के ऊपर दोनों मुल्क मुआहदे के करीब पहुंच गए थे, बॉर्डर खुलने वाला था, लेकिन दूसरी तरफ से फिर अनप्रोवोक्ड फायरिंग की गई और हालात अभी भी कशीदा हैं और लगता नहीं है कि इमीडिएटली इसका कोई रेजोल्यूशन जो है वो होता नजर आ रहा है। और उसके जो विक्टिम हैं वो दोनों अतराफ के जो ताजिर हैं, जो लोग अदरवाइज इस बॉर्डर को इस्तेमाल करते हैं, वो इसका इस वक्त विक्टिम है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।